नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जमीन जायदाद और जंजाल की अगली कड़ी में आपका स्वागत। हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जमीन जायदाद से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए विषयों पर एपिसोड्स की श्रृंखला शुरू हो। 10 से ज़्यादा एपिसोड्स बनाए जा चुके हैं। लगातार हमारे दर्शकों, राजस्व से जुड़े हुए कर्मचारियों, पदाधिकारियों, कुछ वकील साहब लोगों के भी प्रश्न आ रहे हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लोग संकलित भी कर रहे हैं। आप सबसे धैर्य रखेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लोग ऑनलाइन ही दे देते हैं और जो प्रश्न विवेचना के लायक होते हैं उसको हम लोग एपिसोड्स में शामिल करते हैं। यह सिलसिला अनवरत चलेगा जब तक आप चाहेंगे तब तक। कई सुझाव आए हैं। एक सुझाव आया है कि जो विशेष सर्वेक्षण चल रहा है उसकी पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में, आसान वाक्यों में, आम आदमी के समझने के लायक भाषा में बताया जाए, उसको भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि रेवेन्यू में ज़मीन से मुतल्लिफ बहुत तरह के शब्द आते रहते हैं। ज़मीन के प्रकार से संबंध में गर्म जरुआम, खास्त, गोचर, ये तो वो बहुत तरह का आता है। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। खतियान में कुछ लिखा रहता है, प्रति, कदीम वगैरह वगैरह। तो ये सब के क्या मतलब हैं? वैसे इस पर राधा मोहन बाबू की एक किताब भी आ रही जो बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगी। तो इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह राजस्व मामलों के जानकार और बिहार के वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड ऑफिसर्स राधा मोहन बाबू हमारे साथ हैं। जी नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे आपसे कि हम लोग भी जब पढ़ते थे उस वक्त इस तरह के शब्द सुनते थे कि गर्मजरुआ ज़मीन है, तो आम ज़मीन है, तो खास ज़मीन है, तो गोचर ज़मीन है, तो टोपो लैंड है, तो खतियान में अजीब अजीब शब्द लिखा रहता है, प्रति कदीम है, तो सिकमी है। तो हम चाहते हैं, वैसे आपका एक किताब आ रहा है, आपने एक बार बताया था कि आपकी किताब आ रही है इन सभी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि कम से कम 15 से 20 ऐसे जो शब्द हैं राजस्व में जिससे रोज़ हम लोगों को दो चार होना पड़ता है, उसको एकदम आसान भाषा में हमारे दर्शकों को आप कृपया बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। टर्मिनोलॉजी एक मेरी नई डिक्शनरी आ रही है। रेवेन्यू टर्म्स जितने भी हैं बिहार के, जो भूमि प्रशासन में प्रयुक्त हो रहे हैं, जिनके बारे में न्यायालयों में भी बोलचाल के भाषा में विद्वान अधिवक्ता लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, लोग कॉमन रूप से समाज में उसको जानते भी हैं, उससे संबंधित एक पुस्तक आ रही है जो जनवरी में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो प्रकाशित हो जाएगी। तो मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि जो राजस्व प्रशासन में जितने सारे रेवेन्यू टर्म्स हैं, राजस्व से संबंधित शब्द हैं, वे कहाँ से आए हैं। तो राजस्व से संबंधित शब्दों की प्रविष्टि, अंकन कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में किया गया है और उस कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के साथ साथ बिहार के 2 जिले में रिविजनल सर्वे हुआ था 1913 में, सारण और चंपारण में। तो वो 1916 में फाइनल हो गया, अंतिम रूप से प्रकाशित हो गया। रिविजनल सर्वे खतियान में भी उस सारे टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त बस 1952 में जब रिविजनल सर्वे की कार्रवाई प्रारंभ की गई, बिहार के लगभग सभी जिले में प्रारंभ की गई, किंतु किसी कारण बस मात्र 12 जिले का ही रिविजनल सर्वे खतियान बन सका, बाकी अन्य जिले का खतियान नहीं बना। उस खतियान में भी बहुत से सारे रेवेन्यू टर्म्स आए, राजस्व से संबंधित शब्द आए। इसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ में मैं एक हिस्ट्री बता देता हूँ। सामान्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों ने राजस्व प्रशासन में मुगल कालीन जितने प्रचलित शब्द थे उनको अपने राजस्व प्रशासन में एडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया, क्योंकि उनके पास अपनी कोई बनाई हुई न तो नियमावली थी, न कोई किताब था, कुछ भी नहीं था। और मुगल कालीन राजस्व प्रशासन के जो शब्द थे, और जैसे परगना, जो आज का अनुमंडल है वो परगना चल रहा था। उसके बाद में सरकार, तो जो आज के जिला के समान है उसका सरकार नाम दिया हुआ था। उसके बाद में इक्ता,
जो प्रोविंस आज का है वो चल रहा था। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रशासनिक शब्दों को अपने आप में इस राजस्व प्रशासन में ले लिया और उन्होंने कुछ भी नहीं उसको छेड़ना पसंद नहीं किया, क्योंकि उनका मुख्य काम था राजस्व प्राप्त करना। जैसे अब जो भूमि अभिलेख हैं हम लोगों के यहाँ, तो भूमि अभिलेख संधारण का कार्य शेरशाह ने किया, लेकिन जो विस्तृत रूप से सर्वे करके जो पंजियां बनाई गई राजस्व प्रशासन में मुगलों के द्वारा पंजियां बनाई गई, जैसे जमाबंदी पंजी हुआ, इसके अलावा दहशाला प्रबंध हुआ। दहशाला प्रबंध एक तरह का सर्वे था जो आजकल का हम लोग रिविजनल सर्वे और विशेष सर्वे ये सब कर रहे हैं, उसी तरह उन्होंने किया था सर्वे। तुम्हारे जमाबंदी बना, इत्यादि अमलेखम बना। तो ये अमलेखम क्या था? कागजों का एक पुलिंदा होता था जिसमें गांव भर की सारी जानकारियां उसमें दर्ज की जाती थी और वो सब पटवारी के द्वारा दर्ज किए जाते थे। तो वो बिहार के राजस्व प्रशासन में स्थानीय स्तर से लेकर के जमींदार लोग सब कोई उसको जानते थे। तो वर्ष 1793 में अंग्रेजों ने एक रेगुलेशन लिया है, रेगुलेशन संख्या 1 के द्वारा 1793 में पहली बार परमानेंट सेटलमेंट हुआ जमींदारों के साथ, और जितने जमींदार थे अंग्रेजों ने उनको मालिक मान लिया और एक रेंट फिक्स कर दिया उनके जमींदारी के अंतर्गत की जमीन का। इसका सिर्फ बाउंड्री दिया गया, चौहद्दी दी गई, कोई खाता खेसरा उस जमाने में नहीं हुआ करता था किसी भूखंड का। कहा कि इसका हमने ये रेंट फिक्स कर दिया, ये परमानेंट हो गया। अब इस जमीन को आप जोतें, जोत कराएं, उससे आप लगान वसूलें, और हमारा ये निर्धारित लगान है 89 माने 1 रुपये में 89 पैसा सरकार को दें, 11 पैसा आप रखें। ये जमींदार के साथ उनका परमानेंट सेटलमेंट, उसका नाम है परमानेंट। हाँ, और जब तक आप ये रेंट देते रहेंगे तब तक आपकी जमींदारी हटाया नहीं जाएगा और ये जमींदारी आपकी इनहेरिट करेगी, अनुवांशिक होगी। अब बंटवारा भी कर सकेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे, यानी उनको सुविधाएं दी गई। ये सारी सुविधा तो अंग्रेजों को दी गई, लेकिन अंग्रेजों ने विशेष रूप से एक चीज उनके लिए छोड़ दिया जो उनका विशेषाधिकार हुआ, और वो विशेषाधिकार हुआ जो एग्रीकल्चर पर्पस की जमीनों का तो लगान फिक्स था, जो मुगलकालीन व्यवस्था थी उसमें किस जमीन का कितना रेंट होगा उसका फिक्स था और उसके हिसाब से वसूल किया जाता था। लेकिन जो बंजर जमीन थी, अनकल्टिवेटेड जमीन होती थी, उसका कोई रेंट फिक्स नहीं था, अंग्रेजों ने भी नहीं फिक्स किया, और उस पर उन्होंने जमींदारों को छूट दिया कि इस तरह की जो बंजर जमीन है उसकी आप बंदोबस्ती कीजिए, उसका आप रेंट लीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मैंने उसकी खेती कराइए। पर्पस उनका ये था कि अधिक से अधिक एग्रीकल्चर अगर होगा, खेती होगी तो उपज बढ़ेगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, आप खेती कराइए, लेकिन हमको उतना ही रेंट चाहिए। तो वो बंजर जमीन थी, बंजर जमीन के अंतर्गत सभी प्रकार की जमीनें आने लगी। अब बंजर जमीन सड़क की भी जमीन थी, नदी की भी जमीन थी, जो नदी फैलाव करके जब सिमट जाती थी तो बाहर में जब जितना बालू दे देती थी नदी तो वो बंजर जमीन हो जाता था। उसके अलावा नदी, नाला, पहाड़, जंगल, झाड़ी इत्यादि की सब जमीन थी, यानी वैसी जमीन जिस पर खेती नहीं हो सके, खेती के लायक नहीं हो, वेस्टलैंड की श्रेणी में आता था, उसको जमींदारों को दे दिया कि भैया आप इसकी बंदोबस्त कीजिए। तो ये सारी चीज़ें चली, और इसके बाद में अब चूंकि समय कम है इसी में आपको बताना भी है, तो जब कैडेस्ट्रल सर्वे प्रारंभ हुआ, यानी जिसको कहते हैं हम लोग 1892 में पहली बार अंग्रेजों ने बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जब सर्वे शुरू कराया तो हर जिले वाइज शुरू हुआ, और सर्वे स्थानीय स्तर पर राजस्व ग्राम जो आज के थाना नंबर दिया हुआ है, उस थाना नंबर के हिसाब से एक राजस्व ग्राम में खेती करने वाले जितने रैयत थे उनका, और जमींदार माने भूमालिक का खतियान बना हुआ, उसका कहते हैं भूमालिक का खतियान, जोतदार में रैयत जो जमीन का जोत करते थे उनका नाम दिया। और कैडेस्ट्रल सर्वे करने वाले जो कर्मी थे उन्होंने जिस प्रकृति की जमीन पाया उस राजस्व ग्राम में उसकी अंकित किया, उसकी प्रविष्टि किया उन्होंने खतियान के अभियुक्ति कॉलम में। तो उसमें 2 प्रकार की मुख्य रूप से आप लोग जमीन समझिए। सभी जमीनें मालिक की थी, इसलिए नाम खेवटदार, इंटरमीडियरी का नाम, मालिक का नाम खतियान के शीर्ष पर रहता था।
शीर्ष पर। और सेकंड कॉलम जो होता था, जो जोतदार कॉलम होता था, उसमें जमीन जोतने वाले रैयत का नाम दर्ज होता था। उसके बाद कॉलम नंबर 3, 4, 5 इत्यादि इत्यादि थे, किस्म जमीन, उसका लगान कितना है वो दर्ज होता था। अंत में अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाता था कि ये किस प्रकृति की जमीन है। तो सर्वे अथॉरिटीज ने, कर्मचारी जो होते थे अमीन, सर्वे वही करते थे। उन लोगों ने स्थानीय स्तर पर जिस जमीन की प्रकृति को जिस ढंग से पाया उसकी प्रविष्टि उन्होंने किया। अब प्रविष्टि नंबर 1 खतियान बना, तो खतियान में रैयती जमीन का खतियान बना, नाम रैयत का दर्ज हुआ, किंतु नाम भूमालिक जो इंटरमीडियरी थे, जो बड़े भूमालिक थे, उनका नाम शीर्ष पर दर्ज कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अगर आप वेस्ट चंपारण जिले में रहते हैं तो वेस्ट चंपारण जिले और ईस्ट चंपारण जिले का खतियान एक ही था, मैंने दोनों जिले उस समय एक ही थे। तो महारानी जानकी कुंवर खतियान में नाम दर्ज हुआ, चूंकि महारानी वही थी बेतिया की उस समय में, और 1897 में 98 में वहाँ का कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान बन गया था। तो महारानी जानकी कुंवर, नाम भूमालिक, खेवटदार उनके नीचे, नाम उनके नीचे फिर एक इंटरमीडियरी का नाम एक दर्ज कर दिया गया, और बाकी जो जोत करने वाले रैयत थे उनका नाम दर्ज हुआ। तो 2 प्रकार की जमीन मिली, एक मालिक की जमीन और एक रैयत की जमीन मिली। तो गैर मजर हुआ मालिक, जो अनकल्टी रेती जमीन का खतियान रैयत के नाम के बगल में दर्ज कर दिया गया, और उसके बगल में दर्ज कर दिया गया क्या, जो आजकल कॉमन लोग जानते हैं, भीट। भीट मतलब वैसी जमीन जिस पर साल में 10 मन से अधिक अनाज धान पैदा होता हो, उसको भीट कहा गया। 10 मन से 20 मन तक, भीट 1 और भीट 2। भीट 1 हो गया 10 मन से लेकर के 20 मन तक पैदा होने वाला, और भीट 2 बने कम से कम 10 मन तक पैदा हो, उसको भीट कर दिया। भीट मतलब कि ऐसी जमीन जो कृषि योग्य हो और उस पर कृषि कार्य किया जा सके, उसी का वर्गीकरण कर दिया कि भीट 1 और भीट 2, क्योंकि उस समय सिंचाई के कोई साधन नहीं होते थे। उसके बाद आया प्रति कदीम। प्रति कदीम 2 शब्द है। तो प्रति उस समय, जिस समय वो सर्वे करने गया ये अमीन, तो उस जमीन को पाया कि ये कल्टीवेशन के अंतर्गत नहीं है, मैंने खेती रैयत के द्वारा नहीं की गई है। तो आमतौर पर उस जमाने में जो जोत करने वाले होते थे, 1 साल 2 साल जमीन को लोग छोड़ देते थे कि इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, तो उसको उन्होंने प्रति के रूप में दर्ज कर दिया। प्रति का मतलब खाली था, लेकिन वो भी भीट के समान ही जमीन होती थी, जिसमें 10 मन से लेकर के 20 मन तक धान होता था भीट 1 में, और भीट 2 में अप टू 10 मन, अप टू, हाँ। तो वो भी वही था, प्रति कदीम यानी उपज के योग्य वो जमीन थी, और उस हिसाब से खेती करते थे लोग। तो सर्वे का एक लिमिट समय होता था, किस्तवार करने गया, खाना पूरी करने गया, उस समय उसने जमीन को उस रूप में पाया, उसने लिख दिया। तीसरी प्रकृति हुई जो रैयती जमीन की हुई, लिख दिया बाग बगीचा, पेड़ यानी बागीचा की जमीन, तो पेड़ के रूप में लिख दिया। चौथी जमीन होती थी जो जमींदार को, ये जो गांव में होती थी, जिसको आम उपयोग में लोग ले आते थे, तो उस आम उपयोग की जमीन में एक भ्रांति, इसको आप लोग दूर कर लें, गोचर जमीन उस समय छोड़ी जाती थी। हर एक गांव में मवेशियों के चारागाह के लिए लोग जमीन छोड़ देते थे, गोचर बोलते थे कि सभी मवेशी उसी में चरेंगे। मैंने उस पर ओनरशिप किसका? ओनर सार्वजनिक सभी कोई उस पर चराएंगे, यानी गोचर जो है सार्वजनिक भूमि थी। और इतनी प्रकार की जमीन जान गए कि ये रैयती किस्म की जमीन थी, और जो बटाई पर जमीन जो जोतते थे रैयत, जैसे इंटरमीडियरी से, भूमालिक से उन्होंने बटाई पर लिया, या जो जोतदार होते थे कॉलम नंबर 2 में जिनका नाम दर्ज होता था, अगर वो 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ का जोतदार थे, और वो भी अगर किसी को बटाई पर जोतवाते थे, तो उस समय बटाईदार के रूप में जो जोतने वाला व्यक्ति होता था उसका नाम दर्ज कर दिया गया, और उसका नाम दिया गया अभियुक्ति कॉलम में शिकमी, यानी बटाई पर जोतने वाला, उसका नाम दिया गया उसमें शिकमी। ये उस जमाने में जब मुगल काल में कनकूत होता था, कनकूत बटाई, लंक बटाई, 3-4 प्रकार के बटाई के शब्द होते थे। तो बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में बटाई को लोग अलग अलग ढंगों से जानते थे। यहाँ पूरे बिहार में लोग शिकमी के तौर पर जानते थे, इसलिए अभियुक्ति कॉलम में शिकमी, हाँ। जमीन तो
दूसरे की है, हाँ। लेकिन उसमें बटाईदार वो हो गया। और वो हाँ, और उस बीटी एक्ट में और उस बटाई को, सिकमी बटाई को इनहेरिटेबल बताया गया, आनुवांशिक बनाया गया। किंतु वो सिकमी जो बटाईदार होता था, जिस व्यक्ति का नाम दर्ज होता था, वो उसको बेच नहीं सकता था, नहीं बेच सकता था। उसके बाद में जो जमीन होती थी जिस पर कि लोगों का घर होता था, उसका नाम दे दिया लोग बासडीह। बासडीह माने बास के रूप में डीह, डीह माने ऊंचा स्थान। जो बिहार के बड़े क्षेत्रों में नदियों का पानी आता था, चौर के जमीन बहुत ज्यादा थे, तो ऊंचा ऊंचा स्थान लोग बना करके घर बनते, तो उसको डीह कहा जाता था। और बासगीत के रूप में चूंकि होता था, उस पर लोग घर बनाते थे, इसलिए वो बासगीत कह दिया जाता था कि बास की जमीन है, तो उसको बासडीह के रूप में दर्ज कर दिया गया। अब एक होता था, जैसे आप संथाल परगना CNT एक्ट के खतियान में जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट देखेंगे, वहां जो खतियान बना उसमें दे दिया गया बसौढ़ी। बसौढ़ी शब्द दर्ज है। तो बसौढ़ी का मतलब हुआ कि घर बनाने लायक जमीन, वहां बाढ़ कम आती थी, पहाड़ की जमीन को लोग बांस के लायक बनाते थे, तो उसको बसौढ़ी के रूप में दर्ज कर दिया जाता था। तो ये सारे रैयती शब्द हुए। लेकिन अब इसको हम लोग आए दूसरे ओर, चूंकि सभी जमीनों के मालिक जमींदार हुआ करते थे, तो जो जोत की जमीन थी, उस जमीन को छोड़ करके जो अलग जमीन थी, अलग जमीन मतलब जिस पर खेती नहीं की जाती थी, वेस्टलैंड जो हुआ, अब उस वेस्टलैंड के परिभाषा से अलग हट करके एक और जमीन होता था, जो पोखरा होता था। रैयत लोग अपना पोखरा खुदवाते थे, तो उस पर रैयती कॉलम में लिख दिया रैयत का नाम। रैयत सभी खतियान में दर्ज है, नाम रैयत, काश्तकार नहीं है, रैयत का नाम दर्ज है। और किस जमीन में पोखरा दर्ज कर दिया, वो रैयत का पोखरा हुआ। किंतु वही पोखरा अगर जमींदार का हुआ, जमीन गैर मेजर हुआ मालिक जमीन में, सभी जमीन का खतियान मालिक के नाम से बना, इसलिए अब एक नया खाता बनाया गया कि वैसा बंजर जमीन जो रैयतों के रेती जमीन से अलग है, तो उसका अलग से खतियान का लास्ट पन्ना जो हुआ, उसमें दिया गया पहले गैर मेजर हुआ मालिक खाता, गैर मेजर हुआ आम खाता। तो गैर मेजर हुआ मालिक खाते में अब नाम दर्ज हुआ गैर मेजर हुआ मुकर्रिरदार। इसी को यहाँ पर थोड़ा सा हम ये रोक रहे हैं, मतलब ये दो शब्द हम चाहते हैं कि बढ़िया से आप समझा दीजिए। गैर मजरुआ मालिक या गैर मजरुआ खास, दोनों एक ही शब्द हुआ, और गैर मजरुआ आम, ये दोनों किसको बोलते हैं और इसमें क्या अंतर? अब हम ये बता दे रहे हैं पहले। अब ये खतियान में समझ लीजिए, ये सब चीज खतियान में है। मुकर्रिरदार का एक शब्द आया, बकास्त जमीन का एक शब्द आया, इसके अलावा ठेकेदार शब्द का आया। तो जमींदार लोगों ने जो पाही कास्त होते थे, बड़े दूर स्थानों में रहते थे, और उस स्थान में मान लीजिए कि बंगाल में रहने वाले, जैसे टैगोर स्टेट था, तो टैगोर स्टेट की जमीन सीतामढ़ी के पुपरी में थी, तो वो तो अपने खुद खेती नहीं कराते थे। महाराजा दरभंगा की जमींदारी की जमीन पूर्णिया तक थी, तो महाराजा दरभंगा खेती नहीं कराते थे, वो किसी न किसी से खेती करवाते थे। तो ये पाही कास्त रैयत जो हैं, जो अपनी जमीन की खेती करवाते थे, वो किसी न किसी को बंदोबस्त करते थे बंजर जमीनों का, और परमानेंट भी बंदोबस्त करते थे। कोई बड़े 500 हजार एकड़ का जो बंदोबस्ती होता था, जमींदार पट्टा बंदोबस्ती करते थे। वो रेंट एक्ट 1859 में पट्टा बंदोबस्ती का प्रोविजन किया गया था। तो पट्टा के द्वारा बंदोबस्ती कर दी गई, और किसी का पट्टा कुछ दिनों के लिए दिया गया, 5 साल 10 साल के लिए, और किसी का पट्टा परमानेंट दे दिया गया, तो उसको कहा गया मुकर्रिरी पट्टा। मुकर्रिरी माने वो परमानेंट हो गया, तो वो पट्टा दे दिया गया। तो इसीलिए गैर मजरुआ में अब बंदोबस्ती के लिए जमींदार से किसी बड़े आदमी ने, उस समय ठेकेदार लोग होते थे, कि आप 100 एकड़ हमें बंदोबस्त कर दें, हम आपको इसका पैसा देंगे, जो रेंट होगा हम देंगे। तो जब खतियान बनने लगा, तो संबंधित अमीन ने देखा कि ये मालिक कोई अन्य है, लेकिन इसको किसी ने ठेका पर रखा है और जो करवा रहा है, तो लिख दिया वो गैर मजरुआ, जैसे मुकर्रिरदार लिख दिया, ठेकेदार लिख दिया, तो मैंने जिस तरीके से पाया उसने लिख दिया। अब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि गैर मजरुआ शब्द क्या है। गैर मजरुआ शब्द फारसी शब्द है। गैर मजरुआ, मजरुआ कहते हैं कृषि करने के कार्य को, और गैर माने गैर कृषि कार्य, जिस पर खेती नहीं हो सकती है, उसको कहते हैं गैर मजरुआ। मजरुआ मतलब
कृषि योग्य खेती का कार्य करना। नहीं, बहुत बढ़िया। यानी गैर मतलब नॉन, नन, और मजरुआ मतलब कृषि योग्य, कृषि गैर कृषि योग्य, गैर कृषि योग्य जगह, गैर मजरुआ। तो चूंकि हम लोग का जब खतियान बना तो हमारे यहाँ जितने अमीन थे, हर जिले के लोकल अमीन को उसमें रखा गया। अब जैसे पटना जिले के आप खतियान को देखेंगे तो उस खतियान में दिया हुआ है कुआं के बारे में, तो कुआं का नाम उन लोगों ने दिया है चाह। चाह दिया है, चाह। अब अगर वो कुआं ईंट का था तो उसको उन्होंने लिख दिया चाह पुख्ता, पुख्ता, एक कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब जब दरभंगा जिले के खतियान को आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कामत लैंड। कामत, जो कस्टमरी जहां जहां जिस हाँ उस शब्द को खतियान में उन लोगों ने कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में डाल दिया। तो गैर मजरुआ के अंतर्गत सीधी सी बात है, जो जमीन कृषि योग्य हो सकती थी, जिसकी बंदोबस्ती जमींदार करते थे, उसको गैर मजरुआ मालिक माने जमींदार का जमीन कर दिया। और अगर उसको ठेकेदार उस समय उसको जोत रहा था तो गैर मजरुआ ठेकेदार लिख दिया। अगर उसको वृत्तदार, कोई वृत्त एक शब्द आया हुआ है कि उस समय के इंटरमीडियरी लोग, राजा महाराजा लोग किसी मंदिर के लिए पुजारी रखते थे और पुजारी को 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन दान दे देते थे और कहते थे कि एक वृत्त के अंतर्गत, एक घेरे के अंतर्गत हम आपको जमीन दे रहे हैं, इसका रेंट नहीं लेंगे, आप पूजा वूजा कीजिए इसका। तो उसका नाम उन लोगों ने वृत्तदार के रूप में दर्ज कर दिया। अब आप आए पोखरा, सड़क, नाली, बांध, जिस पर कि सार्वजनिक सब कोई चलता था, सब कोई उसका उपयोग करता था। गांव में जो खलियान होता था उसका सब कोई उपयोग करता था, तो उस जमीन को गैर मजरुआ आम कर दिया। माने अनकल्टिवेटेड, सब किसी के लिए है, वो आम उपयोग का है। तो आम के रूप में उसको लिख दिया। खतियान में जो सेकंड बना, गैर मजरुआ मालिक खाता और गैर मजरुआ आम खाता। आम खाता, तो आम खाते में सड़क, नाली, देवस्थान आम उपयोग वाला है। देवस्थान, कब्रिस्तान, ये खास में भी दर्ज हुए और आम में भी दर्ज हुए। जिस ढंग का जो उस जमाने में, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे के जमाने में जो 1916 तक हुआ, जैसे लोगों ने बताया, चूंकि उस समय के लोग बड़े पायस थे, बड़े सीधे थे, सही बात बताते थे कि ये इस तरह की बाग बगीचे का अगर उन लोगों ने बताया कि साहब ये गांव में जमींदार लोगों के द्वारा कॉमन रूप से छोड़ दिया था कि ये बाग बगीचा का चीज है, जैसे बंसवारी छोड़ दिया गया, सब लोग वहां गोचर, गाय को चराएंगे, बैल को चराएंगे, उसका बांस तोड़ेंगे, उसका पत्ता तोड़ेंगे, उसको खिलाएंगे, गोचर हो गया। इस तरह का दर उन्होंने कर दिया। चौर की जमीन होती थी, दियारा लैंड जिसको कहते हैं। तो पानी जहां लग जाता था, वाटर लॉगिंग एरिया उसको कहते हैं अंग्रेजी में, पानी जब लग जाता था तो वो पानी 8 महीना 6 महीना 8 महीने तक लगा रहता था, तो उस जमीन को चौर कहा जाता था। तो आप चौर देखेंगे नदियों के बीच में, उस समय चूंकि बांध नहीं हुआ करते थे नदियों को बांधने के लिए, तो बीच में जब नदियां अपना स्थान परिवर्तन करती थी या बाढ़ आता था, तो बाढ़ आने के साथ पानी फैल जाता, तो बालू नदियों के द्वारा लाया जाता था और कल्टिवेटेड लैंड में, खेती की जमीन में उसको डाल दिया जाता था नदियों के द्वारा। और नदी जब उतरती थी तो बालूमय जमीन हो जाता था, तो उसको कहा गया दियारा लैंड। तो दियारा लैंड का भी सर्वे कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कराया गया और उसका प्रोविजन, प्रावधान खास महल मैनुअल के रूल 24 में किया गया। और उस पर उस समय के गवर्नर ने पत्र भी निकाला कि कैसे दियारा लैंड का सर्वे होगा। तो उसके बाद आप लोगों को अब ये भ्रांति खत्म हो जानी चाहिए कि गैर मजरुआ आम हो गया, मालिक हो गया। अब आप लोग एक नया शब्द सुनते हैं, गैर मजरुआ खास। जमींदारी उन्मूलन हो गया हमारे यहाँ बिहार में। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के और 1951 के नियमावली आने के बाद 1955 में अंतिम रूप से ये अधिसूचना जारी हुई कि बिहार की तमाम जमींदारियां राज्य सरकार में निहित की जाती हैं। अंतिम दिसंबर में हुआ 1955 में। लेकिन चूंकि अधिनियम आ गया था तो वर्ष 1954 में राज्य सरकार ने एक पत्र निकाला और उस पत्र के द्वारा सभी जमींदारों से रिटर्न का मांग किया कि आप रिटर्न दीजिए कि कितनी जमीन आपके पास थी, कितना गैर मजरुआ मालिक जमीन आपने सेटल किया रैयतों के साथ, और कितना रह गया है। तो जो जमींदारों ने रैयतों के साथ बंदोबस्त किया था, उस जमीन को उन लोगों ने
रिटर्न के तौर पर दिया, जमाबंदी कायम था तो उसकी जमाबंदी कायम हो गई, और जो अबंदोबस्त जमीन रह गई थी उसको उन्होंने दे दिया, तो उसका वेरिफिकेशन राज्य सरकार ने सभी अंचल अधिकारियों से कराया। और उन जमीनों की अब चूंकि खतियान जब नया बनना शुरू हुआ 1952 में, जिसको रिविजनल सर्वे कहते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे का रिवीजन जब हुआ तो उसको रिविजनल सर्वे कहा गया। ये 1952 में पूर्णिया में पहल शुरू हुआ और 1959 से खतियान बनना आना शुरू हो गया। तो अब तो मालिक कोई नहीं था, अब मालिक एक्सक्लूसिव, यानी जिसको कहते हैं कि राज्य सरकार लैंडलॉर्ड पैरामाउंट हो गई, एकमात्र भूमि अधिपति हो गई राज्य सरकार। तो इसलिए अब उस जमीन की प्रविष्टि मालिक का नहीं कह करके खास के रूप में की गई नए खतियान में, रिविजनल सर्वे खतियान में। यानी गैरमजरुआ मालिक शब्द जो है वो कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलेगा, कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलेगा, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग रिविजनल सर्वे में गैरमजरुआ खास, क्योंकि अब राज्य सरकार मालिक बन गई। ये अंतर समझ कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि गैरमजरुआ मालिक और गैरमजरुआ खास एक ही है। आके ब्रॉडली स्पीकिंग एक ही है, लेकिन गैरमजरुआ मालिक कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलेगा, वो इंटरमीडियरी थे कि उस वक्त इंटरमीडियरी थी। और जब 55 में वेस्ट हो गया सारी पूर्ण रूपेण और कोई जमींदार नहीं रहा, तो जो गैरमजरुआ मालिक वाला जमीन था रिविजनल सर्वे में गैरमजरुआ खास के रूप में एंट्री हुई, जो 1952 में प्रारंभ हुआ। एक और जमीन थी जो आप लोग सुनते हैं और पूरे बिहार में इस पर कई तरह के प्रश्न आ रहे हैं, बकास्त जमीन। हाँ, बकास्त की चर्चा की थी। फिर मैं बता दे रहा हूं, बकास्त जमीन, जो जमीन जमींदारों के दखल कब्जे, जोत कोड़ की जमीन, बाग बगीचे की जमीन, होम स्टीड लैंड, कमर्शियल लैंड के अतिरिक्त भी जमीन थी। यानी जैसे जमींदार ने वेस्टलैंड बंजर जमीन किसी को बंदोबस्त किया और उसने सरेंडर कर दिया कि नहीं साहब हम इसका अब खेती नहीं करेंगे, हम आपको जितना रेंट देना था वार्षिक हमने दिया, अब हमसे नहीं खेती होगी, अब किसी दूसरे को दे दीजिए। उस सरेंडर जमीन को जमींदार या तो किसी से खेती करवाते थे या पुनः किसी को बंदोबस्त कर देते थे। तो बीटी एक्ट के सेक्शन 120 में ये प्रोविजन किया गया, परिभाषा दी गई कि जमींदार के दखल कब्जे में जो जमीन है, होमस्टीड, सीर, कामत इत्यादि जमीन को छोड़कर जो उनके दखल कब्जे में अन्य जमीन है, उसका नाम दिया सर्वे अधिकारियों ने कि हम इसका नाम क्या दें, तो बकास्त कर दिया। मैंने खुद खेती वो कराते थे या करते थे, बकास्त। इसलिए कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में इस तरह की जमीनों की प्रविष्टि बकास्त के रूप में हुई। तो इस बकास्त जमीन के लेकर के पूरे बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जब आंदोलन चला, तो बकास्त जमीन के जोतने वाले रैयतों और जमींदारों के बीच बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। तो उस समय की सरकार ने 1937 में जब यहाँ सरकार बनी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी, तो उन्होंने काफ़ी इस पर सहानुभूति रखते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ बैठा करके एक बीच का रास्ता निकाला गया और रखा गया कि नहीं साहब किसानों का वेलफेयर करना है। तो उस वेलफेयर के दौरान जमींदार लोग पट्टा बंदोबस्ती करते थे बकास्त जमीन का, और सेक्शन 21A पहली बार 1947 में जोड़ा गया और एक बकास्त डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट लाया गया 1947-48 के बीच में, और उसमें एडीएम को उसका कन्वेनर बनाया गया, सचिव बनाया गया एडीएम को, कि बकास्त किसानों और जमींदारों के बीच जो विवाद है उसको आप खत्म करें। तो उसमें अब उसके अनुसार से सारे बकास जमीनों का विवाद खत्म कर दिया गया। फिर भी कुछ विवाद रह गए। उन बकास जमीन जो जमींदारों के अच्छी जमीन थी, दखल कब्जे में थी, उसका रेंट फिक्स जमींदारों को कराने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1961 में एक पत्र निकाला कि अंचल अधिकारी इसका कलेक्टर अंडर दी एक्ट रेंट फिक्स करेंगे। तो बकास जमीनों का रेंट भी फिक्स हो गया और वो कंप्लीट जमींदार की जमीन मानी गई, वो रहती जमीन हो गई, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, वो सरकार की कोई जमीन नहीं। इस पर हम लोग डिटेल में एक वीडियो में बात भी किए हैं, बहुत लोगों की क्वेरी आई थी। तो हम लोग देखिए एक चीज इसको समझिए, कुछ दर्शक हमारे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो नहीं कर रहा है सीईओ, वो हमारे अख्तियार में नहीं। हमने जो नियमावली जो पत्र है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, जो तथ्य है उसको हम लोग एक्सप्लेन, हम लोग कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि किसी को कहेंगे कि ये तुम करो या नहीं करो। तो जो फैक्ट है
वो बताने का हमारा दायित्व है अवेयरनेस के लिए। तो आई थिंक इन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम लोग इस विषय पर इतना ही बात करेंगे और आपको बताते चलें कि राजस्व में बहुत बहुत शब्दावली, इतनी शब्दावली है। और जैसा बताया गया कि मुगल से लेकर उसके पहले शेर शाह से कंटिन्यूटी में मुगल, और फिर अंग्रेजों ने कुछ नहीं उसको हूबहू एक तरह से ले लिया उन शब्दावलियों को। फिर जो लोकल कस्टमरी था, जो लोकल डायलेक्ट्स थे, उन सभी का इंदराज खतियानों में किया गया। इसलिए आप एक ही प्रवृत्ति के, जैसे कुआं के बारे में कैसे बताया गया, चाह पोख्ता, वही फिर दूसरे जगह दूसरा है, तो लोकल डायलेक्ट के हिसाब से होता है। तो इस विषय पर श्री राधा मोहन प्रसाद बाबू का एक किताब ही आ रहा है, जब वो आ जाएगा और अमेजन पर अपलोड हो जाएगा तो उसकी जानकारी भी हम लोग आपको दे देंगे। तो फिलहाल इस विषय पर हम लोग अभी विराम लेते हैं और अगले वीडियो में आपसे तुरंत मिलते हैं किसी नए विषय पर। तब तक के लिए हम लोगों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।